Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th की वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी जिसे हमने शुरू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज 1 के पेपर के अंदर आता है। उसी को ही आज के सेशन के अंदर कंटिन्यू करते हैं। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है। मेरा कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री जनरल स्टडीज के अंदर जो जीएस पेपर 1 है और साथों साथ हिस्ट्री ऑप्शनल। आजकल मैं आपके साथ यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी। साथों साथ आई ऑल्सो टीच ऑन द अनअकैडमी प्लस। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। द रीजन इज दैट इट इज द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। इंडिया के अंदर सबसे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको टीच करेंगे। और आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का गोल है उसके अंदर हम लोग सहभागी बन के आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। प्लस के ऊपर जुड़ने से बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो पाएगा, टेस्ट होगा वीकली और साथों साथ आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे इन द लाइव सेशंस इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते होते हैं कि सर आपके साथ डेली बैचेस के अंदर जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हो। तो आपको मैं वेलकम करूंगा कि आप प्लस के ऊपर आइए। प्लस के ऊपर एडवांटेज आपको यही है कि मेरा जो पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो कोर्स है वो तो आपको मिलेगा ही। यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द सेशंस ऑफ माय सिलेबस। ठीक है, मैं जो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ जनरल स्टडीज 1 के लिए, जो जीएस पेपर 1 का जो कोर पोर्शंस है that includes the world history, the ancient history, medieval history, modern history, also the post independence and the most important portion that is the art and culture। ठीक है, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव कराता हूं, मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए हिस्ट्री के लिए जब आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर हमारे साथ जुड़ोगे। इसके सिवा मेरे जितने भी हैंडआउट्स हैं, मोर देन 2000 हैंडआउट्स आर देयर एज ऑफ नाउ, मेरे पास अभी है जो स्लाइड्स के रूप में है, वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक है, वहां पे आपको लेक्चर के बाद ऑप्शन होता है डाउनलोड करने के लिए, आप वहां पे भी डाउनलोड कर सकते हो। यू विल ऑल्सो सी कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी है कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं और एक ही बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बीच में पूछ रहे थे कि सर हमने आपका कोड तो यूज किया पर क्या हम खाली आपका ही लेक्चर देख पाएंगे। तो याद रखेगा कि इट इज नॉट द केस ऑफ कि आप कोड मेरा यूज करो या किसी और का करो। ठीक है, मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप मेरा यूज करिए, बट यू विल बी एबल टू वॉच द लेक्चर्स ऑफ ऑल द टीचर्स। ठीक है, जितने भी टीचर्स है, 100 से ज्यादा टीचर्स है, एजुकेटर्स है, उनके जितने भी सेशंस होते हैं वो सब आप अटेंड कर पाओगे। उनके जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं आज की तारीख में, मोर देन 15,000 कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी प्लस। इन सब को आप एक्सेस कर पाओगे। तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ना कैसे है वो भी समझा देता हूँ। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर के थ्रू या आपका जो गूगल जो ऐप स्टोर है आईफोन का उसके थ्रू आप कर सकते हो। एंड यू कैन चूज द गोल यूपीएससी सीएसई। यूपीएससी सीएसई इज योर गोल। यहाँ पे आज की तारीख में 15,000 कोर्सेज अवेलेबल है, पुराने और नए मिला के, तो वो सब आप एक्सेस कर पाओगे। इतने सारे कोर्सेज, हिस्ट्री के लिए भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर एडवांटेज है। इसके सिवा अनअकैडमी एक नया सब्सक्रिप्शन लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन माय फ्रेंड? ये एक वो प्रकार का सब्सक्रिप्शन है जिसके द्वारा आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा बाय द अनअकैडमी टीम इटसेल्फ। ठीक है, तो अनअकैडमी के तरफ से ही आपको एक मेंटर दिया जाएगा। ये मेंटर आपको हेल्प करेंगे एज अ कोच इन द प्रिपरेशन जर्नी। तो आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी उसमें आपको हेल्प किया जाएगा एक मेंटर के द्वारा। तो एज ए टीचर तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हुई, बट आपको +1 होगा, मतलब आपको 2 लोगों का गाइडेंस मिलेगा। यू विल बी एबल टू गेट द गाइडेंस ऑफ 2 पर्सन्स। मेरे से तो आप गाइडेंस ले ही पाओगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो डेफिनेटली, बट इसके सिवा आपको एक और पर्सनल कोच दिया जाएगा। ये पर्सनल कोच डेली आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, फीडबैक, आपकी जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है, आप कभी कभी होता है ना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे चालू करना है, ये सब में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्लस के ऊपर तो आपका एडवांटेज होगा ही, बट प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 64,000 है, बट इफ यू यूज द कोड PN लाइव रेफरेंस कोड 57,600 में हो जाएगा। 2 इयर्स का 99,000 है, यूज माई कोड PN लाइव 89,100 के अंदर कवर हो जाएगा। EMI ऑप्शन अवेलेबल है।
नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 महीने से लेके मैं कहूंगा कि 24 मंथ तक अवेलेबल है। मिनिमम मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 12 मंथ्स का रेकमेंड करूंगा, क्योंकि 1 साल तो लगता ही है प्रिपरेशन करने में, है ना। तो 1-2 महीने की जर्नी तो है नहीं साहब, है ना। तो खाली आप बेसिक्स करना चाहोगे, जैसे आप हिस्ट्री भी अटेंड करना चाहोगे तो हिस्ट्री के कोर्सेज भी मेरे 6 से 8 महीना चलता है। इट टेक्स अराउंड 6 to 8 मंथ्स टू अटेंड ऑल द क्लासेस ऑफ हिस्ट्री, लाइव क्लासेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और लाइव में ही मजा आता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ, आपके डाउट्स होंगे वो सब सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी एडवांटेजेस होगा, ठीक है। तो 44,000 है 1 ईयर की फीस नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन की। यूज माई कोड PN Live 39,600, EMI ऑप्शन अवेलेबल। उसी तौर के ऊपर 2 इयर्स की 64,000 है, और PN Live यूज किया नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर भी तो आपको फिर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। नया कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स के ऊपर। साथों साथ मेरे स्पेशल क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, प्रतीक UPSC इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ऑल द कोर्सेज जो भी है मेरे, जो भी चल रहे हैं उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फिर से हम लोग स्टैंडर्ड 9th के NCERT डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया था, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ओवरव्यू देने की कोशिश की थी। तो हमने प्रीवियस क्लास जब शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर क्रांति हो जाती है इन द ईयर 1789, 1789 के साल में फ्रांस में क्रांति हुई। और प्रश्न ये हुआ था कि क्यों क्रांति होती है। तो एज ऑलवेज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, कि हम लोग कैसे करेंगे, व्हाइट बोर्ड अप्रोच से देखेंगे। तो हमने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसके पीछे के रीजंस के बारे में थोड़ा पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और मैंने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रीजंस के बारे में आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कराया था तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि फ्रांस की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे, और कारण के अंदर सबसे पहला था वो था सोशल रीजंस। दूसरे रीजंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस के साथ साथ हम लोग तीसरे रीजंस देखते हैं, वो है इकोनॉमिक रीजंस। और इकोनॉमिक रीजंस के साथ साथ आखिर के अंदर जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमको देखने को मिलता है देयर आर अदर फैक्टर्स दैट वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब हमने समझने की कोशिश की थी तो सोशल रीजंस में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, और फ्रांस की सोसाइटी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी के तहत एक सिस्टम चलती है जिसे हम लोग कहते हैं एस्टेट सिस्टम। ये एक ऐसी सिस्टम है जिसके द्वारा समाज को 3 वर्ग के अंदर बांटा गया था, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। और ये तीनों के तीनों एस्टेट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था। फर्स्ट एस्टेट के अंदर क्लर्जी हुआ करते थे, मतलब जो आपके पादरी लोग थे, प्रीस्टली क्लास था वो था। सेकेंड एस्टेट के अंदर आपके जेंट्री क्लास हुआ करता था, और थर्ड एस्टेट के अंदर कौन हुआ करता था? आम आदमी, जिसे हम लोग मैंगो पीपल या कॉमन मैन के रूप में भी पहचानते हैं। इन सब के बीच में भेदभाव चल रहा था। दूसरा इसके पीछे था राजकीय कारण। राजकीय कारण के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि मोनार्की वाज द एब्सोल्यूट रीजन बिहाइंड दैट केस, और राजा जो था उसमें बहुत एब्सोल्यूटिज्म था। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है कि मेरा वचन ही शासन है, मैं जो बोलूंगा वही सही है, और उसके कारण भी लोग राजा से नाराज थे। ऊपर से हमने देखने की कोशिश की थी कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है, क्योंकि राजा को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने देखा था कि राजा की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, ये टैक्सेशन पॉलिसी इसके पीछे जिम्मेदार थी। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट वाले जो लोग हैं, ये लोग कभी भी टैक्स नहीं पे किया करते थे। और टैक्स नहीं पे किया करने के कारण क्या हो रहा था कि पब्लिक जो थी उसके ऊपर जो टैक्स का जो लोड था वो किसके ऊपर था? आम आदमी के ऊपर था, ठीक है। तो इनकी कंडीशन क्या हो गई थी? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि आपके जो थर्ड एस्टेट वाले लोग हैं, दे यूज्ड टू पे द हैवी टैक्सेस, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत बढ़ गए थे। तो ये सब कंडीशन के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि फ्रांस के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजकीय रूप से बहुत बड़ा चक्रव्यूह क्रिएट हो चुका था। ये चक्रव्यूह इतना भारी पड़ जाता है, इसी के कारण हमको देखने को मिला कि ऑन 14 जुलाई 1789, कौन सा दिन था? 14 जुलाई 1789 फ्रांस के अंदर विद्रोह हो जाता है, और बेस्टाइल नाम का जो किला था, जहां पे फ्रांस का राजा का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, ये बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर अटैक किया जाता है, जहां पे छोटा मोटा एक प्रिजन भी था, उसमें कुछ कुछ कैदी भी थे, उनको छोड़ा जाता है, और वहां से क्रांति की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्रांति के सामाजिक कारण को समझा था। वी हैव डिस्कस द सोशल रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसी को ही कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के अंदर। दूसरा, हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की टाइमलाइन भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। मैं आपको टाइमलाइन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि टाइमलाइन आपको ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कितने फेजेस के अंदर होती है, ठीक है। तो हम लोग जब फ्रांस की क्रांति को समझने की कोशिश करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर जो टाइमलाइन दिया हुआ है उसको भी थोड़ा बहुत समझा देता हूं। फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर सबसे पहली बार होती है,
और उसके सामने हमको देखने को मिला कि 1789 से जैसे जैसे समय आगे चला गया तो उसके बाद 1791 तक आते आते फ्रांस के अंदर एक नई शासन पद्धति शुरू होती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? जहां पे राजाशाही शुरू होगी, राजाशाही कंटिन्यू रहेगी क्योंकि क्रांति 1789 में हुई थी और राजा के सामने जो पब्लिक ने विद्रोह किया था, राजा के सामने जो पब्लिक ने विद्रोह किया था, ये विद्रोह के द्वारा इनफैक्ट राजा ने थोड़े बहुत अधिकार अपने पब्लिक को देने की शुरुआत की। 1791 तक आते आते फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एंड आएगा और उसके बाद 1792 तक आते आते हमको क्या देखने को मिलता है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक बनने का मतलब क्या है साहब, कि वहां पे राजा को हटा दिया जाता है। तो पहले जब रिवॉल्यूशन होगा 1789 के अंदर तो फ्रांस के अंदर राजाशाही तुरंत नहीं हटेगी। द मोनार्की विल नॉट बी रिमूव्ड इन द इमीडिएट फेजेस। मोनार्की रिमूव करने के लिए काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले रिवॉल्यूशन हुआ, फिर राजा ने थोड़े बहुत अधिकार लोगों को दे दिए, द किंग गेव द पावर टू द पीपल। उसके बाद धीरे धीरे 1792 तक आते आते फ्रांस रिपब्लिक बनता है और फ्रांस के अंदर एक नया पावर आता है जिसका नाम है जैकोबिन्स। क्या नाम है? जैकोबिन्स। ये जैकोबिन लोग जब पावर के ऊपर से, इन्होंने बहुत सारा टेरर फैलाया। टेरर फैलाने का मतलब क्या है? लोगों को डरा दिया, धमकाया, बहुत मारा, मतलब खुंदेल खुंदेल के मारा उन लोग को, ठीक है। तो ये जो जैकोबिन जब पावर के ऊपर आए तो उसके बाद फ्रांस की दिशा और दशा बदल जाती है। 1792 से लेके 1795 तक हमको ये देखने को मिलता है कि जैकोबिन्स विल बी रूलिंग इन द फ्रांस। 1795 तक आते आते हमको देखने को मिला कि डायरेक्टरी करके एक और ग्रुप था, वो पावर के ऊपर आया। 5 लोग थे, 5 पांडव कह सकते हैं, फ्रांस के 5 डायरेक्टर्स थे, प्रबंधक थे, जिन्होंने फ्रांस के ऊपर शासन करने की शुरुआत की 1795 के अंदर। 1795 में आपके डायरेक्टरी पावर के ऊपर आए। ये डायरेक्टरी का जो शासन पद्धति था काफी कमजोर था और ये कमजोर होने के कारण हमको क्या देखने को मिला, 1799 के आसपास नेपोलियन करके जो आर्मी का लीडर हुआ करता था, वो नेपोलियन ने पावर कैप्चर कर दिया, ठीक है। ये नेपोलियन 1804 के आसपास अपने आप को एम्परर का खिताब देता है। वो कहता है कि मैं राजा बन गया हूं। और यही नेपोलियन 1815 के बाद फाइनली जब वाटरलू के अंदर डिफीट होगा, कब होगा? वाटरलू के अंदर जब उसका पराजय होगा तो उसके बाद फिर आपकी फ्रांस की क्रांति जो है उसकी आग थोड़ी बहुत थम जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी टाइमलाइन है, दिस इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइमलाइन। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि फ्रांस की क्रांति एक घटना के रूप में हम लोग नहीं पहचानते, उसको है ना एक बहुत लंबी प्रोसेस के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा ये किताब के अंदर क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। और मेरा प्लस कोर्स है, उसमें तो मैंने 5 घंटे 6 घंटे के आसपास खाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के आजू बाजू के टॉपिक्स को ही कराया है, ठीक है। तो अगर अभी मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का प्लस कोर्स खत्म हुआ है तो मेरे जितने भी प्लस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सब थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही होगी कि क्या हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जरूर से बताइएगा आप लोग भी कि आपको ये और वो कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां हम लोग स्टूडियोज में भी डिस्कस कर रहे हैं, आपका भी रिवीजन होगा। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं एनसीईआरटी सेंट्रिक, उनके अंदर से आपको समझा रहा हूं। अब देखिए क्या हो रहा है। हम लोग अभी कल के क्लास के अंदर जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि 14 जुलाई के दिन फ्रांस के अंदर क्रांति होती है और ये क्रांति होने के पीछे कारण क्या क्या था, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रांस की जो क्रांति थी, ये फ्रांस की क्रांति के कारण के बारे में मैंने आपको डिस्कस कराने की कोशिश की थी और मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई 1789 के दिन रिवॉल्ट हो गया। ये रिवॉल्ट के पीछे का कारण क्या था कि बेस्टाइल के अंदर इनफैक्ट लोग नाराज हो गए थे और विद्रोह हो गया। उसके बाद मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया था। फ्रांस की क्रांति के अंदर आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि कैसे एस्टेट सिस्टम चलती है और एस्टेट सिस्टम के कारण फ्रांस की क्रांति बहुत भारी मात्रा में हो जाएगी। हमने आपको यह भी समझाने की कोशिश की थी कि फ्रांस के अंदर जो शासन व्यवस्था थी उसमें काफी सारा भेदभाव था, काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन था और ये भेदभाव के तहत जो आपके थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो तीसरे एस्टेट में आने वाले लोग थे, वो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले को अलग अलग प्रकार के टैक्सेस दिया करते थे, उनको अलग अलग प्रकार की रेवेन्यू दिया करते थे, ठीक है। तो ये बेचारा गरीब इंसान है, इसका ऑलरेडी शोषण हो रहा है और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर ही दिया है। दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, इट डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक, ठीक है। उसके सामने देखने का भी वो ध्यान नहीं रखता है। तो ये कंडीशन फ्रांस के अंदर थी समाज व्यवस्था के तहत और ये सब सिचुएशन में जब फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों को खाने पीने के वांदे हो गए, ऑलरेडी लोग नाराज थे राजा के सामने समाज व्यवस्था के कारण और उस दौरान इनफैक्ट जब फूड क्राइसिस होती है तो उसके बाद रिवॉल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं और एनसीईआरटी की जो टॉपिक है
उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फ्रांस की रिवॉल्यूशन होती है। अब देखिए, कोई भी क्रांति होती है, मैं आपको डिस्कशन सेंट्रिक ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ रेदर देन वर्बैटिम, कोई भी क्रांति होती है उसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। इवन आप देखिए दुनिया के जितनी भी क्रांति हुई उसमें मिडिल क्लास ने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपकी जो रिवॉल्यूशन है उसका ना पिपुड़ी बच जाएगा, उसका टाइटा फिश हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मिडिल क्लास। भारत का आज़ादी का आंदोलन अगर आपने प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मास नेशनलिज्म इंडिया में पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के अंदर 1776 के अंदर जब रिवॉल्यूशन हुआ तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने के पीछे का कारण क्या था दोस्त, तो वो भी था मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास जब तक पार्टिसिपेट नहीं करता है तब तक क्रांति आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फ्रांस के अंदर भी यही होता है कि जो थर्ड एस्टेट में रहने वाले लोग थे, अगर आपको याद होगा तो थर्ड एस्टेट के अंदर इनफैक्ट 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। फर्स्ट एस्टेट में तो आपके पादरी लोग थे, क्लर्जी क्लास। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी थी, मतलब वो रॉयल फैमिली के लोग थे, जब बड़े बड़े जमींदार और लैंडलॉर्ड। थर्ड एस्टेट में जब हम लोग बात करते हैं तो मिडिल क्लास के तहत हमको देखने को मिलता है कि ये लोग हुआ करते थे, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, पीजेंट्स थे थोड़े बहुत, ठीक है, काफी बड़े बड़े आर्टिजन्स थे, वर्कर्स हुआ करते थे। अब इसमें जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास को उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार ये दोनों के दोनों जो है ये प्रिविलेज क्लास वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं? प्रिविलेज क्लास वाले लोग हैं। प्रिविलेज क्लास का मतलब क्या है कि इनके पास बहुत सारी सत्ता है, ये टैक्सेस पे नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ऊपर से हमको इनको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो ये जो क्लास है आपका बिजनेस क्लास है, इनको लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और इनफैक्ट इन्होंने ही ये नीचे वाले लोगों को मोटिवेट किया कि भाई लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। क्या कहते हैं? लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। अगर हमको हमारी इक्वालिटी चाहिए, हमको समाज के अंदर समता चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो वी नीड टू डू दी स्टेप्स, वी नीड टू टेक द एक्शंस अगेंस्ट दिस पीपल, है ना। तो ये जो सिचुएशन है जहां फ्रांस के अंदर, ये सिचुएशन इसके पीछे उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जो फ्रांस की सोशल जो क्राइसिस था ना उसके कारण ये होता है, ठीक है। अब फ्रांस के मिडिल क्लास की खासियत क्या होती है, उसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करो कि किसानों की हालत बहुत खराब थी फ्रांस के अंदर। क्यों खराब थी? क्योंकि उनको टैक्सेस बहुत पे करने पड़ते थे। एग्रीकल्चर के लिए सब बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होता था। अगर बारिश नहीं आती है तो क्या करेगा किसान, क्या करेगा? ठीक है, काले मेघा पानी तो बरसाओ साहब, ठीक है, गाना गाएगा। यही कंडीशन थी फ्रांस के अंदर साहब। तो सिचुएशन ये हो जाती है कि फ्रांस के जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे, इन्होंने इनफैक्ट बड़ी मात्रा में क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए कि ये पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो होते हैं ना, हमेशा आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई भी क्रांति होती है उसमें मास जो कम्युनिटी होगी वो सबसे लोअर मिडिल क्लास होगी, या मैं कहूंगा कि सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पीपल, ठीक है। अब ये लोग जो है लोअर मिडिल क्लास जो है, जो लोअर क्लास पीपल है, इनकी क्या कंडीशन होती है समझ में आता है कि इन लोग का ना दिशा दिखाने वाला कोई होना चाहिए। दे शुड हैव समवन हु कैन गिव देम द डायरेक्शन। अगर इनको कोई दिशा दिखाने वाला बंदा नहीं मिलेगा, इफ दे डू नॉट फाइंड एनी पर्सन हु कैन गाइड देम फॉर द रिवॉल्ट, तो इन लोग की ना दिशा और दशा सब खराब हो जाएगी। तो इन लोग ने इनफैक्ट प्रीवियसली छोटी मोटे विद्रोह करने की कोशिश की थी कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। प्रॉब्लम यह था कि ये लोग ने पहले भी विद्रोह किया था 1789 के पहले। जो किसान थे, वहां के वर्कर्स थे, जो थर्ड एस्टेट में सबसे नीचे आया करते थे, पर इनका कोई सुनता नहीं था। क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि इनको ऊपर लेके जाने वाला कोई बंदा नहीं था, या इनको मिडिल क्लास के अंदर से कोई सपोर्ट करने वाला लोग नहीं मिल रहा था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। सो वी सी कि दे लैक द मीन्स एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अ चेंज इन द सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो प्रवृत्ति थी फ्रांस के अंदर, उसमें परिवर्तन लाने में बहुत टाइम लगने की शक्यता थी। और कंडीशन क्या हो जाती है कि आपका जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब क्या होता है एट दैट टाइम, व्हाट डू वी फाइंड टू सी, कि जो मिडिल क्लास है फ्रांस के अंदर, जो थर्ड एस्टेट के अंदर ही आता था, पर थर्ड एस्टेट में थोड़ा ऊपर आता था। क्या आता था? थर्ड एस्टेट में थोड़ा ऊपर आता था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो थर्ड एस्टेट में ये जो ऊपर वाले लोग हैं, इनको थोड़ी बहुत है ना अभी नॉलेज आ चुकी थी। उनको लग रहा था कि यार हमको भी कुछ चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये जो छोटे मोटे किसान थे, इन्होंने पहले विद्रोह किए, ये सफल नहीं हो पाए। बट अब क्या हुआ, थर्ड एस्टेट का मिडिल क्लास ने इनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया। थर्ड एस्टेट का जो मिडिल क्लास था,
वो लोग कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि भाई हमको अब है ना कुछ नया करना चाहिए, हमको क्रांति की तरफ लेके जाना चाहिए। अब देखो ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। फ्रांस एक ऐसी समाज व्यवस्था के अंदर से गुजर रहा था जहां थर्ड एस्टेट के कुछ लोगों के पास एजुकेशन आ चुका था। थर्ड एस्टेट के कुछ लोगों के पास क्या होती है कि उनकी शिक्षा आ चुकी है। थर्ड एस्टेट के कुछ लोगों के पास नए विचार भी आ चुके हैं। और फ्रांस के अंदर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी जब फिलोसफर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। किसका डेवलपमेंट हो रहा था? फिलोसफर्स का। अब फिलोसफर्स का काम क्या है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ फिलोसफर्स? कोई भी क्रांति होती है उसमें है ना आपके दार्शनिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है मेरे दोस्त। अगर आपको ना जानकारी हो तो भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर बड़े बड़े फिलोसफर्स ने पार्टिसिपेट किया है। गांधी वॉज अ फिलोसफर, क्योंकि उसके ऊपर से ही फिर अब पूरी की पूरी विचारधारा चलती है जिसे हम लोग कहते हैं गांधीज्म। नहीं कहते साहब, ठीक है, वी कॉल इट एज गांधीज्म। क्यों गांधीवाद कहते हैं, क्यों गांधीज्म कहते हैं? क्योंकि वो फिलोसफर के रूप में उनको कंसिडर किया जाता है। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको देखने को मिलता है कि बाबा साहेब आंबेडकर, तो वो आंबेडकर का जो पूरा विचार है एक दर्शन के रूप में हमको मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक दर्शन है, ठीक है। फ्रांस के अंदर भी यही होता है कि जो 18th सेंचुरी का पीरियड है, 18th सेंचुरी का पीरियड है, वहां नए नए सोशल ग्रुप्स उभर के आए। ये जो सोशल ग्रुप था उसमें मिडिल क्लास जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फोर्स के रूप में उभर के आया, जिनके पास काफी सारा पैसा आने की भी शुरुआत हो जाती है। और ये लोग इनफैक्ट उस टाइम पे फ्रांस के अंदर वुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन सब के अंदर काफी बड़ा योगदान कर रहे थे। और इनका काफी सारा है ना इकोनॉमिक गेन होता है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि थर्ड एस्टेट के अंदर ऐसे लोग होते थे जो कभी कभी लॉयर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ठीक ठाक पोजीशन में होते थे, व्यापारी लोग होते थे। तो होता क्या है कि थर्ड एस्टेट वाले देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं साहब? थर्ड एस्टेट वाले देख रहे हैं कि साहब हम लोग यहाँ पे है, हम पैसा भी कमा रहे हैं, हमारी शासन व्यवस्था के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, पर माला माल कौन हो रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वाले लोग। क्या हो रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वाले लोग माला माल हो रहे हैं। तो हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, वी आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड माय फ्रेंड, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये जो सिचुएशन है इसमें छोटे मोटे राजा के दरबार में बैठने वाले कोर्ट ऑफिशियल्स भी थे। तो ये सबका सब इकट्ठा हुआ। एक्चुअली क्रांति ऐसे तो नहीं होती है, ठीक है, क्रांति होने के पीछे बहुत सारे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फ्रांस के अंदर भी यही सिचुएशन थी मेरे दोस्त। फ्रांस के अंदर भी यही सिचुएशन थी कि जहां पे मिडिल क्लास का ग्रोथ हो रहा है, और जहां जहां मिडिल क्लास का ग्रोथ होता है उसको कोई गाइड करने वाला फिलोसफर मिल जाता है, उसको कोई गाइड करने वाला फिलोसफर मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी है ना एक नई नई डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। सो वी सी कि फ्रांस के अंदर जो सोशल कंडीशंस थी, ये सोशल कंडीशंस के अंदर जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कैसी सिस्टम हुआ करती थी। एस्टेट सिस्टम के अंदर हमको मिलता है कि बर्थ प्रिविलेज सिस्टम हुआ करती थी। ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रिविलेजेस बाय बर्थ। प्रिविलेजेस बाय बर्थ का मतलब क्या है कि आप जो जन्म से ही आपके पास कुछ अधिकार है। जैसे भारत के अंदर जाति प्रथा ऐसी ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगी जहां कोई इंसान बोलेगा कि मैं एक्स जाति से बिलोंग करता हूं, मैं ऑलरेडी जन्म से ही आपसे ऊपर हो गया हूं, है ना। आजकल काफी लोग के दिमाग में ये प्रकार की वो है क्या मानसिकता हो गई है, उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल ये डेवलपमेंट हुआ है कि उनको लगता है कि मैं वो एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक्स जाति से बिलोंग करते हैं, तो दे आर हायर इन द अथॉरिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो वैसा ही फ्रांस के अंदर जो एस्टेट सिस्टम था उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोग थे। कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनको प्रिविलेज बाय बर्थ दिया गया था। प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब क्या है साहब कि वो जन्म से ही ऊपर है। अब क्या होता है कि थर्ड एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट हुआ, थर्ड एस्टेट में नए लोग आए, थर्ड एस्टेट में विकास हुआ, थर्ड एस्टेट में आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। थर्ड एस्टेट के अंदर बैठने वाले जो लोग थे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया? उनको लग रहा था कि देयर इज नो ग्रुप इन द सोसाइटी दैट शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। जन्म आधारित किसी के पास अधिकार नहीं होने चाहिए। जन्म आधारित मतलब तो क्या कलेक्टर का लड़का कलेक्टर ही बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा? पहले हुआ करता था, आज पॉसिबल नहीं है। ये फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को समझाया है। इट वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओनली विच हैड टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये विचार फ्रांस से आने की शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों, ठीक है। इनफैक्ट फ्रांस के अंदर जो नया मिडिल क्लास आ रहा है वो कह रहा है कि मैरिट सिस्टम के ऊपर, किसके ऊपर? मैरिट सिस्टम के अंदर समाज व्यवस्था होनी चाहिए। शासन व्यवस्था के तहत इनफैक्ट
मौका उसको मिलना चाहिए जिसके पास मेरिट हो, जिसके पास टैलेंट हो, जो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ऐसा नहीं कि इनफैक्ट कोई फलाने बड़े अधिकारी का बेटा है, वो फलाने अधिकारी का बेटा ही फिर आगे आगे सिस्टम के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि एक नए विचार उभर के आए, समझे कि नहीं समझे। तो फ्रांस की सोसाइटी के अंदर दार्शनिक का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, रोल ऑफ फिलोसफर्स। एक नया क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, क्या क्वेश्चन है? रोल ऑफ फिलोसफर्स, जहां पे फिलोसफर्स अपने हिसाब से क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द पॉइंट कि हाउ द रोल ऑफ द फिलोसफर्स शेप्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो नए फिलोसफर्स से इनको लग रहा था कि द सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड द इक्वल लॉज एंड इट शुड बी अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। आज की तारीख में भारत की क्रांति या भारत की जब आज़ादी होती है और भारत को जब आज़ादी मिलने के बाद जब हमने हमारा संविधान लिखा तो हमारे संविधान के तहत क्या लिखा था? तो वी हैव रिटन वेरी कैटेगरिकली कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। भारत के हर एक इंसान को आर्टिकल 16 के तहत क्या मिलना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये फ्रांस के अंदर तब बोला जा रहा था और उस टाइम पे 2-3 बड़े बड़े फिलोसफर्स बहुत पॉपुलर हुए। उनमें से एक थे रूसो का नाम सुना है कि नहीं सुना? और दूसरे का नाम था जॉन लॉक, याद रखेगा, ठीक है। जॉन लॉक एंड रूसो, दे आर द टू फिलोसफर्स विच गेव द डायरेक्शन टू द फ्रेंच पीपल एंड द मिडिल क्लास। उन्होंने फ्रांस के अंदर जो मिडिल क्लास था, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होकर आ रहा था इन द एस्टेट सिस्टम, ये जो मिडिल क्लास को इन्होंने आइडिया देने की कोशिश की और समझाया कि देखिए तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ठीक है। अब देखो रूसो और लॉक ये दोनों के दोनों ऑथर थे, बोथ वर ऑथर, ठीक है। अब जॉन लॉक के बारे में इनफैक्ट क्या लिखा गया है, जॉन लॉक ने किताबें लिखी थी द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब उन्होंने ना अपनी पब्लिकेशन किया था और वहां पे उन्होंने राजाशाही को क्रिटिसाइज किया था। अब देखो राजाशाही कैसी हुआ करती थी। इनफैक्ट फ्रांस के अंदर जब हम लोग राजाशाही की बात करते हैं, तो राजाशाही फ्रांस के अंदर एब्सोल्यूट हुआ करती थी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मेरा वचन ही शासन है ना। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, ठीक है। राजा कहता है, खैर खाना नहीं चाहिए, पर राजा इस प्रकार की बातें करता था, है ना। अब मेरा वचन ही शासन है, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। तो आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ का जो कंसेप्ट है, ये कौन लेके आया साहब? ये तो आपके एब्सोल्यूट राजा की थी। ऊपर से राजा अपने आप को कहता था कि मैं तो डिवाइन ओरिजिन का बंदा हूं। क्या हूं भाई? डिवाइन ओरिजिन का बंदा। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिवाइन ओरिजिन माय फ्रेंड, ठीक है। डिवाइन ओरिजिन का मतलब यह है कि राजा अपने आप को कहता था कि आई बीन अपॉइंटेड बाय द गॉड, ठीक है। मुझे किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, पब्लिक ने अपॉइंट नहीं किया, मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूं। जैसे मिडिवल इंडिया के अंदर आपको बलबन जैसे किंग मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं जिल्ले इलाही हूं, या एंशिएंट इंडिया के अंदर अगर आपने अशोक के बारे में देखा होगा तो अशोक कहता है कि मैं प्रियदर्शी हूं, देवम प्रियासी हूं, मैं देव का बहुत प्रिय हूं। तो क्या होती है कि राजाशाही हमेशा अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए भगवान के साथ, खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ, है ना, यीशु मसीह के साथ, जैसे आप यूरोपियन किंग्स को देखेगा तो वो कहेंगे कि भाई हमको है ना जीसस क्राइस्ट का आशीर्वाद है। इस प्रकार के आपके एम्परर्स थे जो एक टाइम के अंदर यूरोप के ऊपर रूल किया करते थे। दे यूज्ड टू गेन द लेजिटिमेसी फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है। तो डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट सब जगह चलता है, फ्रांस के अंदर भी चल रहा था। अब जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक कहता है कि भाई ये जो डिवाइन ओरिजिन है, क्या है? डिवाइन ओरिजिन है और एब्सोल्यूट लाइट ऑफ द मोनार्क है, उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो फिलोसफर्स ने लोगों को समझाया कि भाई तुमको राजा बोल के जाए तो उसके ऊपर है ना प्रश्न करना शुरू कर दो। राजा हर बार भगवान का रूप होता है, ये हम्बक बात है। इट इज नॉट द ट्रू सेंस दैट द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड एवरी टाइम। गॉड रिसाइड्स इन अ डिफरेंट फॉर्म, द किंग रिसाइड्स इन अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। गॉड इज सोवरेन, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाँ ठीक है। तो भगवान तो एक ऐसा सर्वशक्तिशाली है ना। राजा वैसा नहीं है, तो आप राजा के ऊपर इतना विश्वास मत करा करिए, ठीक है। ऊपर से जब इनफैक्ट लॉक जैसे फिलोसफर्स ने, जॉन लॉक जैसे फिलोसफर्स ने फ्रांस की पब्लिक को एक नई दिशा देने की कोशिश की, उसी दौरान रूसो जैसा इनफैक्ट शासक पावर के ऊपर, रूसो जैसा फिलोसफर्स की जो आइडिया थे वो भी पॉपुलर हुए। अब देखो रूसो क्या कहता है। रूसो कहता है कि भाई साहब ये जो डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट है, जहां राजा भगवान का रूप अपने आप को कहता है, मोनार्की एब्सोल्यूट है, तो इसमें पब्लिक का रोल कहां पे आएगा? बहुत इंटरेस्टिंगली बात बता रहा हूं, ठीक है। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पब्लिक? हाँ, पब्लिक तो इनको अपॉइंट ही नहीं कर पाएगी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। रूसो कहता है कि राजा की ये जो डिवाइन ओरिजिन की शक्ति है, ये एब्सोल्यूट पावर को अगर आपको रोकना है तो पब्लिक और राजा के बीच में एक संवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पब्लिक, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, पब्लिक
और राजा के बीच में एक संवाद होना चाहिए. द किंग एंड द पीपल शुड हैव अ डिस्कशन अमंग देमसेल्व्स एंड द पब्लिक शुड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द किंग. पब्लिक शुड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द किंग. उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जहां उसको बोलना चाहिए कि हमने तुमको राजा बनाया है. द पीपल हैव चूजन हिम एज द किंग, नॉट द गॉड. नाइदर आई वुड से ही इज एन एब्सोल्यूट गाय. पब्लिक राजा बनाएगी और जिस दिन राजा आड़े टेढ़े मार्ग के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, द किंग ट्राइज टू गो बैक इन सम डिफरेंट फॉर्मेट और इन डिफरेंट वे, द पीपल विल हैव द अथॉरिटी टू रिमूव द किंग. क्या कहता है रूसो किताब के अंदर? रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. आपने शायद तक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंदर पढ़ा होगा रूसो के विचारों को, या वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप मेरे साथ आइएगा तो आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा कि ये एनलाइटनमेंट के विचार थे. एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के पहले आपको एनलाइटनमेंट पढ़ना जरूरी है. खैर आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया है, ना ही एनसीईआरटी में दिया है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं. बट मेरे प्लस के कोर्सेज के अंदर मैंने जरूर से करवाया है, क्योंकि प्लस का कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कराता हूं. ये सब पॉइंट उसके अंदर ही आ जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर प्लस के अंदर आप एनसीईआरटी करवाते हो कि नहीं कराते हो. कि देख बेटा, प्लस जो है मेरा, जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं पढ़ाता हूं, उसमें एनसीईआरटी तो फाउंडेशन से इंक्लूड कर ही देता हूं. एनसीईआरटी से जो मल्टीपल रेफरेंस बुक्स है, मेरा खुद का रिसर्च है यार. मैं 8 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मेरी नोट्स खुद की मैं खुद से बनाता हूं बाय लुकिंग एट द इंटरनेट. एंड आई गेस 10 to 15, 20, 25 रेफरेंस बुक्स में रेफर करता हूं, तब जाके एक अच्छा क्वालिटी जो है, एक कंटेंट बनता है. खुद के अपने विचार भी आ जाते हैं, क्योंकि अब एक टीचर के रूप में हम खुद भी इवॉल्व होते हैं. तो वी ऑल्सो इंक्लूड मल्टीपल सोर्सेज. तो आप जब प्लस के ऊपर आओगे तो ये सब आपका कवर हो जाएगा. अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट. मैं क्या बता रहा था? रूसो के बारे में बात कर रहा था. अब रूसो ने क्या किया कि लोगों को बताया कि तुम है ना, राजा को सत्ता मत दो. यू डोंट गिव दिस मच पावर टू द किंग. तुम क्या करो कि राजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम डिसाइड करोगे कि उसके पावर कितने होंगे. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है. तो एक जॉन लॉक आया. जॉन लॉक ने क्या कह दिया कि राजा की डिवाइन ओरिजिन के पावर को खत्म कर दो. दूसरा आया रूसो. क्या आया? रूसो जो है वो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के ऊपर चले जाओ. अब जॉन लॉक और रूसो के साथ साथ एक और तीसरे दार्शनिक उस टाइम पे आते हैं, जिनका मानना यह था कि हम लोग को सेपरेशन ऑफ पावर करने चाहिए. हमको क्या करना चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर करनी चाहिए. कौन थे दार्शनिक? तो उनका नाम याद रखिएगा. उनका नाम है मॉन्टेस्क. क्या नाम है? मॉन्टेस्क क्या कहते हैं? व्हाट डज द मॉन्टेस्क टॉक्स अबाउट? मॉन्टेस्क टॉक्स अबाउट दैट वी शुड हैव द सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि आपका जो राजा है वो कहता है कि मेरा वचन ही शासन है. वो क्या कहता है? मेरा वचन ही शासन है. वहां पे ही इनफैक्ट लॉ बनाने के अधिकार रखता है. वही लॉ मेकर है, वही लॉ एग्जीक्यूट करता है, और वही लॉ को इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको जुडिशरी के रूप में भी काम करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये सब की सब कहां पे है? एक ही बंदे के हाथ में है, या एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, जिसे हम लोग कहते हैं मोनार्की. ये मोनार्की एक ऐसी पावरफुल सत्ता के रूप में आ गई है जो कहता है कि मैं ही सब कुछ कानून बनाऊंगा, मैं कानून के ऊपर हूं, आई एम ओवर एंड अबाउट द लॉ, एंड आई विल डिसाइड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब क्या हो रहा है कि फ्रांस के अंदर जब ये अलग अलग प्रकार के फिलोसफर्स उभर के आए, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की और समाज को कहा कि हमको डिवीजन ऑफ पावर की तरफ जाना चाहिए, हमको गवर्नमेंट को 3 भाग के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो आज की तारीख के अंदर हम लोग करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के रूप में. खैर इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का कंसेप्ट चलता है. कभी मौका मिला तो प्लस के कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ फंक्शंस के बीच में क्या फर्क है, हिस्टोरिकल डायमेंशंस इसके कहां से उभर के है. क्योंकि आज हम लोग कहते हैं कि जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, आपकी एग्जीक्यूटिव अलग है, गवर्नमेंट अलग चलती है. ये सब के पीछे आपके ये सब दार्शनिक का बहुत बड़ा रोल प्ले था. तो ये फिलोसफर्स ने क्या किया कि लोगों को मोटिवेट किया. अब देखिए क्या हो रहा है कि ये फिलोसफर्स ने अपनी जो किताबें लिखी थी, ये किताबें बहुत पॉपुलर हो गई फ्रांस के अंदर. अब ये जो सिस्टम है, जो इनफैक्ट लॉक ने बताई है, या रूसो ने बताई है, या मॉन्टेस्क ने बताई है, ये सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना होती है. और ये फिलोसफर्स का जो आइडिया था, ये फिलोसफर्स के जो आइडिया थे, ये आइडिया जो थे, ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूएसए के अंदर. अब यूएसए का इतिहास आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं.
एक्चुअली अमेरिका भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था अप टिल द ईयर 1776। अगर आपको जानकारी होगी तो 1776 में अमेरिका के अंदर क्रांति हो जाती है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि शासक जो थे ब्रिटिश हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स ने 13 कॉलोनी अमेरिका के अंदर बनाई थी। देयर वर 13 कॉलोनीज दैट वर फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश इन द अमेरिका। बट 1776 में 4 जुलाई के दिन, अगर आपको तारीख भी याद होगी, तो अमेरिका की क्रांति होती है। अब 4 जुलाई के दिन जब अमेरिका की क्रांति होती है, 4 जुलाई के दिन जब अमेरिका की क्रांति होती है, तो अमेरिकन सब के सब इकट्ठे होते हैं और उन्होंने इनफैक्ट जब अपने आप को इंडिपेंडेंट किया फ्रॉम द ब्रिटिश, व्हेन दे ट्राइड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, दे मेड श्योर कि हम लोग ये जो मॉन्टेस्क, ये जो रूसो और आपके जॉन लॉक की जो अलग अलग फिलोसफर्स के आइडिया है, मॉन्टेस्क, रूसो और जॉन लॉक के जो फिलोसफर्स के आइडिया है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे आइन के अंदर, हमारे संविधान के तहत। और ये सब कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि अमेरिकन ने जब क्रांति की और क्रांति करने के बाद उन्होंने जब अपना संविधान लिखा, तो दे ऑल्सो मेड श्योर कि दे विल इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल राइट्स। जो है इंडिविजुअल राइट्स है जिसे हम लोग बिल ऑफ राइट्स के रूप में पहचानते हैं, या भारत के अंदर क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ये सब हमको इनफैक्ट अमेरिका से ही मिलेगा। अब देखो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, अमेरिका के अंदर क्रांति हुई। अमेरिका की जो क्रांति होती है, when the American Revolution took place, तो अमेरिका की क्रांति के कारण इनफैक्ट फ्रांस की जो पब्लिक है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो दोस्तों, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप ही सोचिए कि इनफैक्ट जो विचार थे, ये विचार दोनों बहुत सिमिलर थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऊपर से अमेरिका की जब क्रांति होती है तो फ्रांस का जो राजा था, कौन था? लुई 16 करके जो किंग था, ये लुई 16 करके किंग ने इनफैक्ट अमेरिका के अंदर अपनी सेना भेजी थी। ही हैड सेंट हिज आर्मी टू अमेरिका टू हेल्प द अमेरिकन्स टू अचीव द लिबरेशन। मतलब वो मूर्ख इंसान था, उसको पता नहीं चल रहा था कि अमेरिका की क्रांति के अंदर अपनी सेना भेजेगा, वो सेना अमेरिका के अंदर जाएगी। उसने अमेरिका की शासन व्यवस्था देखी, उन्होंने देखा कि अमेरिकन्स किसके लिए फाइट कर रहे हैं, और वही इंसान, वो जो आर्मी फ्रांस के राजा ने अमेरिका के अंदर भेजी थी, वो आर्मी वापिस फ्रांस में आती है और पब्लिक को मोटिवेट करती है कि देखो वहां पे तो अमेरिका के अंदर क्रांति हो गई, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लाने की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स लाने की बात कर रहे हैं। हमारी फ्रांस की पब्लिक क्या कर रही है? तंबूरा बजा रही है, हमको भी क्रांति कर देनी चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये क्या सिचुएशन हो जाती है साहब, है ना? तो हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो अमेरिका की क्रांति का बहुत बड़ा रोल प्ले था। और अमेरिका की क्रांति की जब हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका की क्रांति की असर फ्रांस के ऊपर भी होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट लिखा गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। वो सब डॉक्यूमेंट्स और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं वो फ्रांस के अंदर चर्चा हो रही है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि एनसीईआरटी लिखती है, द आइडिया ऑफ द फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड extensively and intensively in the saloons, coffee houses and spread among the people through books and newspapers। तो आपके लॉक हो गए, आपके रूसो हो गए, आपके मॉन्टेस्क हो गए, ये तीन बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं जिसने फ्रांस की क्रांति को इंपैक्ट किया है। ये तीनों ने लोगों को मोटिवेट करके ये समझाया कि साहब हमको क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ, और हमको किस तरह से लोगों को एक दिशा दिखानी है। अब क्या होता है कि फ्रांस के अंदर चर्चा हो गई कि देखो अमेरिका ने क्रांति कर दी, अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स दिए, अमेरिका ने सोशल इक्वालिटी को ला दिया, अमेरिका ने अपने ब्रिटिश जो कॉलोनी के रूप में अपना जो गुलाम की जो प्रथा थी उसको नाबूद कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। व्हाट वी आर डूइंग? हम फ्रांस के लोग क्या कर रहे हैं? फ्रांस के लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, फ्रांस के लोग ऐसे थोड़ी चुप बैठेंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस के अंदर एक सोशल, मैं कहूंगा कि एक है ना कल्चरल चेंजेस की शुरुआत हो जाती है और आइडियोलॉजिकल चेंजेस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो फ्रांस में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक प्रथा की शुरुआत होती है, एक घटना की शुरुआत हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन माय फ्रेंड? हाँ, ये हम लोग वैचारिक क्रांति के रूप में पहचानते हैं। वी कंसीडर दिस थिंग एज द आइडियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच वर प्रीसीडिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति हुई, उसके पहले फ्रांस की सोसाइटी में नए विचार आ चुके थे, और जब विचार आ जाते हैं, फ्रांस की सोसाइटी को दिशा दिखाने के लिए एक मिडिल क्लास खड़ा हो चुका है, तो क्या होगा साहब? क्रांति तो होनी लाजमी ही है साहब। ठीक है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, क्या पाया हमने और तुमने इंसान हो के। साहब ये पवन के झोंके होते हैं ना आइडियोलॉजिकल चेंजेस, उसको आप रोक नहीं सकते हो। यू कैन नॉट स्टॉप द आइडियोलॉजिकल चेंजेस विच आर गोइंग, विच आर लाइक नो, उसका एक अलग ही मोमेंटम होता है। ठीक है, वो जेट स्ट्रीम से भी तेज गति में भागते हैं कभी कभी। तो फ्रांस के अंदर ये घटना हो गई।
फ्रांस के अंदर जब ये घटना हो जाती है तो उसके कारण हमको क्या देखने को मिला कि बहुत सारे आइडियोलॉजिकल चेंजेस होने की शुरुआत हो गई। अरे जो अनपढ़ लोग थे थर्ड एस्टेट के अंदर, जो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनको लोग है ना गा गा के सुनाते रहते थे कि देखो अमेरिका ने ये किया, देखो ये फिलोसफर ये कह रहा है, देखो रूसों ने ऐसी बात की है, देखो मॉन्टेस कहता है कि एक बंदे के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को अलग कर दो, एग्जीक्यूटिव को अलग कर दो, लेजिस्लेटिव को अलग कर दो। ये सब विचारों से क्या होगी, फ्रांस की पब्लिक है ना मोटिवेट हो जाएगी। फ्रांस की पब्लिक मोटिवेट हो रही है, वो मौका ढूंढ रही है कि मौका ठीक है, पर मौका आ नहीं रहा है। मौका आने की शुरुआत हमको देखने को मिलती है जब फ्रांस का जो राजा था जिसका नाम था लुई 16, फ्रांस का जो राजा था लुई 16 की हालत आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी थी। अब क्यों कंगाल होती है आप समझने की कोशिश करो तो मैंने आपको अभी भी बताया था, और जब ये लेक्चर शुरू किया उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि लुई 16 की जो रेवेन्यू थी वो रेवेन्यू बहुत ही खराब थी। ऊपर से भाई साहब ने युद्ध के ऊपर युद्ध करके रखा था, अमेरिका के अंदर भी युद्ध करते हुए अपनी सेना भेजी थी अमेरिकन को मदद करने के लिए। और वो सब सिचुएशन में लुई 16 डिसाइड करता है कि मुझे टैक्सेस जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब आप समझिए कि फ्रांस के अंदर एक ऐसी समाज व्यवस्था है जहां सबसे लोएस्ट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जिनके पास इनकम के कोई सोर्सेज नहीं है, उनके पास आय के कोई स्रोत नहीं है, उनके ऊपर आप मल्टीपल टैक्सेस इंपोज कर रहे हो। यार ये कब तक चलेगा, ये कहां से चलेगा। ठीक है, सो वी सी ही ट्राइड टू impose the further access to meet the expenses of the state government। और उसके कारण क्या हो जाता है कि पब्लिक नाराज हो गई। पब्लिक कहती है कि भाई हमको तुम्हारा कुछ नहीं मानना है, अब हम लोग है ना कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर चले जाएंगे, हम लोग क्रांति की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में फ्रांस के अंदर आपकी जो क्रांति है वो क्रांति होनी बहुत लाजमी थी। ये क्रांति के पीछे एनसीईआरटी ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दिए हैं। ये बॉक्सेस के ऊपर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कि फिलोसफर्स का अपना रोल प्ले था। फिलोसफर्स के साथ साथ फ्रांस के अंदर आपको लीडर्स मिलेंगे जिनका भी कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। और फ्रांस की जो सोशियो कल्चरल कंडीशंस थी, इसके बारे में कौन लिखता है, क्या लिखता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ओल्ड रिजिम के बारे में लिखा गया। ओल्ड रिजिम का मतलब क्या है कि जो मोनार्की थी, ये मोनार्की कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में जॉर्ज डेंटन का नाम लिखा गया। डेंटन अगर आपने नाम सुना होगा साहब, तो वो वहां पे इनफैक्ट लीडर थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर हुआ करते थे क्रांति के अंदर। उन्होंने लिखा है जॉर्ज डेंटन हु लेटर बिकेम एक्टिव इन द रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स रोट टू अ फ्रेंड इन 1793 लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। ठीक है, डेंटन अपने दोस्त के बारे में लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं कि भाई देखिए क्या कंडीशन होती थी फ्रांस के अंदर। ठीक है, वो लिखते हैं कि आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस, ठीक है जगह का नाम है, देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इंपॉर्टेंट मैन, वंस माई स्टडीज एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। मतलब मैंने इनफैक्ट जब पढ़ाई खत्म की उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास वाले लोग थे उनको जॉब मिल गई, उनको नौकरी मिल गई, उनको रोजगार मिल गया, उनको बिजनेस करने का अधिकार मिल गया साहब। ठीक है, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पोस्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। ठीक है, तो मैं जब पेरिस के अंदर काम मांगने गया तो मुझे कहीं पे भी इनफैक्ट काम नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता उसके पीछे की कहानी बोलते हैं। द चॉइस ऑफ द कॉरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी, एज आई वॉज नॉट नोबल बाय बर्थ। मैं सेना के अंदर भी नहीं जा सकता हूं, ना मैं इनफैक्ट राजा के दरबार में जॉब पे पा सकता हूं। नॉट डिड आई हैव अ पैट्रॉन, मेरे पास कोई ऐसा गॉड फादर नहीं है जो मेरे को हेल्प कर पाए। द चर्च टू वुड नॉट ऑफर मी अ रेफ्यूज, चर्च के अंदर भी मेरे पास कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं तो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करता हूं, थर्ड एस्टेट वाले के पास तो क्या कोई अधिकार ही नहीं था। ठीक है, आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोजेस अ सोल। ठीक है, मेरे पास उतना पैसा या उतना वो है ना कि कॉन्टेक्ट नहीं थे। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे उन्होंने ही मेरी अपनी मदद नहीं की। क्यों नहीं करेंगे साहब? ठीक है, क्योंकि वो तो प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते थे। इसके जो साथीगण थे जो कॉलेज में इसके साथ पढ़ा करते थे, लीगल जो इसकी एजुकेशन थी। तो ये सब सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विथ एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि जब लोगों के पास एजुकेशन है पर एजुकेशन के पास जब जॉब नहीं होती है, एजुकेशन के बाद जब आपके पास रोजगार नहीं होता है तो क्या होगा साहब? खाली दिमाग शैतान का घर। इंसान देख रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाले जो मेरे साथ जो कलीग्स मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे वो जॉब में चले गए क्योंकि उनके फादर नोबल थे, किसी के फादर चर्च के अंदर बैठते थे, किसी का फैमिली मेंबर राजा की कोर्ट में था।
मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरी तो कंडीशन खराब हो गई है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं बचे हैं, मेरी मेरी जो है ना कि एक ऐसी सिचुएशन में मुझे डाल दिया गया है जहां मुझे कोई सुन नहीं रहा है। तो ये कंडीशन फ्रांस के अंदर हो गई थी, ये कंडीशन फ्रांस के अंदर हो चुकी थी। और जब कॉमन मैन एजुकेटेड है, उसको समझ में आ रहा है आजू बाजू में क्या हो रहा है, और उसके बाद ये जो फिलोसफर्स है जिन्होंने इनफैक्ट अपने विचार प्रभावित किए थे, तो उसके कारण क्या होगा साहब? हाँ, मार दिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा? व्हाट विल हैपन सर? द पीपल ऑफ फ्रांस विल बी गोइंग फॉर रिवॉल्ट। तो ये होना ही वाला था। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आर्थर यंग का। किसका दिया गया है? आर्थर यंग का। अब आर्थर यंग एक ब्रिटिश ट्रैवलर था। ही वॉज अ ट्रैवलर हु वॉज विजिटिंग फ्रांस इन द ईयर 1789। अब उसका तो ब्रिटेन फ्रांस के साथ कोई लेना देना भी नहीं था। उसके बारे में क्या लिखा गया है? इन एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रैवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 1787 to 1789 and wrote a detailed description of his journeys. He often commented on what he saw. उसने क्या देखा उसके ऊपर उसने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा गया है? He who decides to be served and waited upon by slaves. ठीक है, तो इनफैक्ट उसकी जो सोसाइटी थी उसमें स्लेवरी सिस्टम के बारे में बात की गई है कि कैसे स्लेवरी सिस्टम हुआ करती थी। तो उनका जो नोबल था, उनके जो जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड से, वो क्या करते थे? इल ट्रीटेड द स्लेव्स एट दैट मस्ट बी फुली अवेयर बाय दैट डूइंग सो ही इज प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन अ सिचुएशन which is very different from that he would be in had he chosen the services of free and well treated man. And he who chooses to dine to the accompanied of his victims groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit. Very interesting observation was made by a British guy known as Arthur Young who was traveling to France. क्या कहता है कि एक बड़ा जागीरदार है, एक बड़ा नोबल है। ये नोबल की बात मिस्टर यंग ने की है। और नोबल के बारे में मिस्टर यंग क्या लिखते हैं कि मिस्टर यंग लिखते हैं कि ये जो नोबल है अपने स्लेव्स को बहुत ही इल ट्रीट करते हैं, अपने स्लेव्स को बहुत ही ह्यूमिलिएट करते हैं, अपने स्लेव्स की हालत उन्होंने खराब करके रख दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मिस्टर यंग वहां तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं मिस्टर यंग? मिस्टर यंग लिखते हैं कि आज नहीं तो कल जब रिएक्शन आएगा बाय द फ्रेंच पीपल, जब रिएक्शन आएगा बाय द फ्रेंच पीपल, तो उसके बाद देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो लड़का है, ये जो नोबल है, उसकी डॉटर को कोई किडनैप ना कर दे, या उसका जो बेटा है उसका कोई गला ना काट दे। मतलब आप समझिए कि कितना एक्सट्रीम नोटिस किया है। एंड दैट इज बीइंग नोटिस्ड बाय अ फॉरेनर। मिस्टर यंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, ही वाज द ब्रिटिश गाय हु वाज ट्रैवलिंग इन फ्रांस। तो मिस्टर यंग ने भी फ्रांस के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटीज थी और जो सोशल, मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस हुआ करती थी, इन सब के ऊपर मिस्टर यंग ने यही समझाने की कोशिश की लोगों को कि भाई साहब ध्यान रखिएगा, फ्रांस के अंदर सिचुएशन प्रेशर कुकर वाली हो चुकी है। ये कुकर कभी भी फट जाएगा। और जिस दिन फ्रांस का कुकर फटा, उस दिन पब्लिक, इनफैक्ट उसके जो ऊपर के अधिकारी है, जो सेकंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं, उनका गला काट के खून कर देगी, उनकी बेटियों को उठा देगी। उतना गुस्सा था। आप समझिए कि ये कंडीशन फ्रांस के अंदर हुआ करती थी, स्लेवरी सिस्टम के अंदर, एस्टेट सिस्टम के तहत। और ये सब चीजें इकट्ठी होती है, इकट्ठे होते 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 14 जुलाई तक आते आते क्या हो जाता है? क्रांति हो जाती है। और इसी के कारण फ्रांस की क्रांति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो फ्रांस की क्रांति के अंदर आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जब इनफैक्ट हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे, फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या क्या पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल थे, व्हाट वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। So these are all the reasons responsible behind the French Revolution. There were certain social reasons, there were certain political reasons, there were certain economic reasons, there were other reasons in the form of the philosophers, and there were reasons also responsible जहां पे इनफैक्ट अमेरिका के अंदर ये जो घटनाएं होगी ये सब की सब इकट्ठे होगी। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस। और फ्रांस की क्रांति जब हुई,
ये फ्रांस की क्रांति ने पूरी तरह से दुनिया की दिशा और दशा को बदल दिया। इसके बारे में अब थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे फर्दर डेवलपमेंट फ्रांस की क्रांति के अंदर कैसे होगा, किस तरह से बातें आगे चलती है। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसके अंदर से, हाँ क्या लिखा गया है, व्हाट मैसेज मिस्टर यंग इज ट्राइंग टू, सॉरी हाँ यहां पे मिल जाएगा, व्हाट मैसेज मिस्टर यंग इज ट्राइंग टू कन्वे हियर, हुम डज ही मीन व्हेन ही स्पीक्स ही ऑफ स्लेव्स। ही ऑफ स्लेव्स का मतलब क्या है कि जो नोबल है, नोबल के लिए ही शब्द यूज किया गया है। Who is he criticizing? What dangers does he sense in the situation of 1787? 1789 में मिस्टर यंग ने क्या सेंस कर लिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साहब। ठीक है, ये इससे ही हमको समझ में आता है कि फ्रांस की सिचुएशन कितनी स्फोटक हो चुकी थी। बाहर वाले लोग भी लिख रहे थे कि भाई तुम्हारे यहाँ बजने वाली है, क्रांति होने वाली है, आज नहीं तो कल एक ऐसा बड़ा विस्फोट होगा जहां है ना अच्छे अच्छे लोग ढह जाएंगे। और ये हो गया, दिस थिंग टुक प्लेस फाइनली। ठीक है, ये हुआ कि नहीं हुआ साहब। तो ये सच्चाई थी फ्रांस की, ये सच्चाई के द्वारा फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हो गया। ये रिवॉल्यूशन काफी लंबे प्रोसेस के तहत चलता है। ये रिवॉल्यूशन कैसे चलता है आगे, ये रिवॉल्यूशन कैसे चलता है आगे, उसके बारे में अब थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवॉल्यूशन में पब्लिक और राजा के साथ में जो संघर्ष होता है उसका फेज शुरू होता है। उसके बाद 1791 का पीरियड आया। 1791 तक आते आते मोनार्की एस्टेब्लिश हुई, फिर रिपब्लिकन की तरफ गए, डायरेक्टरी में गए, नेपोलियन आया, एम्परर आ गए और फाइनली वाटरलू। ठीक है, तो इतनी सारी घटनाएं फ्रांस के रिवॉल्यूशन के तहत होगी। हम लोग क्या करते हैं कि अब फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है उसके टाइमलाइन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनफैक्ट फ्रांस के रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और फ्रांस के रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन के कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा बहुत मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको समझाऊंगा और फिर ये सेशन को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब शुरू करेंगे तब हम लोग फ्रांस के क्रांति के इवेंट्स में चले जाएंगे। विल बी गोइंग टू द इवेंट्स और इवेंट्स में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रांस की क्रांति के कैसे घटनाएं होती है उसके अंदर, और जो टाइमलाइन कंसेप्ट है उसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या होता है, फ्रांस के अंदर क्रांति क्यों हुई। तो 1774 में लुई 16 राजा के रूप में पावर के ऊपर आया और उस टाइम तक आते आते इनफैक्ट फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा डिस्कंटेंट था। ये डिस्कंटेंट इतना भारी था, उसके कारण क्या होता है कि फ्रांस के अंदर समाज व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशंस भी खराब हो चुकी थी, ये सब चीजें इकट्ठे हुई। 1774 से लेके 1789 के बीच में, 1774 से लेके 1789 के बीच में, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1774 टू 1789, from the period of 1774 to 1789, there were certain events that forced the French people to revolt। और वो सब घटनाएं इकट्ठी होती है 14 जुलाई 1789 के दिन। वो सब घटनाएं होती है 17 जुलाई 1789 के दिन। ये घटनाएं क्या होती है, किस तरह से होती है, उसके पीछे क्या क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे, क्यों बेस्टाइल के किले को स्टॉर्म किया जाता है, किस तरह से एस्टेट जनरल की मीटिंग होती है, किस तरह से पीजेंट्स ने विद्रोह करने की कोशिश की और कैसे फ्रांस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, उन सब पॉइंट्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिवॉल्ट होने के बाद पहले 2 साल तक 1789 में जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद 1791 तक आते आते एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है फ्रांस के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद राजा को थोड़ी बहुत सत्ता दी जाती है और फ्रांस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। रिपब्लिक नहीं बनता है, रिपब्लिक जिसे हम लोग गणतांत्रिक कहते हैं, प्रजासत्ताक के रूप में पहचानते हैं, जहां पीपल आर इन द सुप्रीम अथॉरिटी, जहां पब्लिक डिसाइड करेगी कि व्हाट इज हु शुड बी द स्टेट, हु शुड बी द रूलर ऑफ द स्टेट और हु शुड बी द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द स्टेट। ठीक है, अभी भी फ्रांस में राजाशाही थी, क्रांति होने के बाद भी राजाशाही चालू रहती है। राजाशाही खत्म होगी फाइनली व्हेन वी सी इन द ईयर 1792 तक आते आते फ्रांस को रिपब्लिक बनाया जाता है और रिपब्लिक बनने के बाद फ्रांस की कंडीशन अलग हो जाएगी। उसके बाद 1795 में डायरेक्टरी पावर के ऊपर आया। 1804 तक आते आते आपका नेपोलियन कैप्चर करेगा सब कुछ और 1915 में नेपोलियन का जब डिफीट होगा तो फ्रांस की क्रांति आपकी नेक्स्ट फेज में चली जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो जो लिखा गया है उसको अभी हम लोग इवेंट सेंट्रिक पढ़ेंगे। हमने रीजंस को कंक्लूड कर दिया है। फ्रांस की क्रांति के ऊपर है ना 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझा देता हूं, फिर ये क्लास को कंक्लूड करूंगा। पहला आता है व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या आएगा,
वाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल रीजंस है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब पहले 2 क्लासेस हमने इसके ऊपर ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा, रोल ऑफ फिलोसफर्स, रोल ऑफ फिलोसफर्स, तो मैंने आपको इसके बारे में भी डिस्कस किया है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कराया कि इसके क्या फिलोसफर्स का योगदान था। तीसरा क्वेश्चन यहां से आएगा, वो है राइज ऑफ नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन कैसे पावर के ऊपर आया फ्रांस की क्रांति के अंदर, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये राइज ऑफ नेपोलियंस को देखना है तो आपको देखने पड़ेंगे द इवेंट्स दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन द ईयर 1789 टिल द ईयर 1799, 1789 से लेके 1799 के बीच में, ये क्रांति के बीच में क्या क्या घटनाएं होती है, उसके पीछे आपको ये चीज मिलेगी। इसके साथ साथ आपका वुमेन का क्या रोल था और वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है फ्रांस के रिवॉल्यूशन के ऊपर, एक ये क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, वो है स्लेवरी सिस्टम को कैसे इंपैक्ट किया, हाउ द स्लेवरी सिस्टम वाज इंपैक्टेड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चौथा क्वेश्चन आपको यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि ओवरऑल इंपैक्ट लोगों की लाइफ के ऊपर क्या हुआ करती थी, ओवरऑल इंपैक्ट कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर क्या हुआ करती थी, ये भी क्वेश्चन आपको फ्रांस की क्रांति के अंदर पूछा जा सकता है। और लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस ने 2019 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ करता था, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड समथिंग लाइक दिस, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये क्वेश्चन के ऊपर भी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, जब ये चैप्टर खत्म करूंगा तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी। यूपीएससी ने क्या पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मेशंस ऑफ द मॉडर्न वन वाज लेड बाय द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आधुनिक विश्व के अंदर इनफैक्ट जो नए आपके जो विचार और नया जो पूरा फाउंडेशन हुआ है वो फ्रांस और अमेरिकी क्रांति के द्वारा कैसे होता है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको ये 2019 की मेंस के अंदर पूछा गया था, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने खाली रीजंस को ही डिस्कस किया है, और आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है ऑन दी एंशिएंट इंडिया। आई वेलकम यू ऑल, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन दिस कोर्स, ठीक है। PN Live मेरा रेफरल कोड है, इसको जरूर से यूज करिएगा। एंड इफ यू गॉट एनी क्वेरी रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली कॉल माई टीम। आपको स्क्रॉल के अंदर नंबर दिख रहा होगा, यही नंबर है, ठीक है, 9106679729। माई टीम विल बी रेडी टू हेल्प यू इन द सब्सक्रिप्शन क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी होती है छोटी मोटी। और मेरा कोड यूज करिएगा PN Live, मेरे साथ जुड़िएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड अभी अवेलेबल है, अभी जस्ट मैंने खत्म किया है, आई गेस 10-15 दिन हुए, 6 तारीख को खत्म किया था, 6 अगस्त को। इसके अलावा अदर देन दिस मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया कोर्स आ रहा है, थीमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा आपको। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, नायक प्रतीक, आप इसको भी फॉलो करिएगा। एंड दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल प्रतीक UPSC, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट माई न्यू कोर्सेज, फ्यूचर कोर्सेज जो भी लेके आ रहा हूँ, उन सब कोर्सेज के अंदर आपको मैं हेल्प करता रहूंगा इन योर प्रिपरेशन। एंड वी कैन कंक्लूड द क्लास टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, keep studying.